जय हिंद प्यारे बच्चों। जीव विज्ञान कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 का अगला भाग पढ़ेंगे, विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार का पोषण ऐसे जो करते हैं जीव, उनको हमने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 होलोजोइक, नंबर दूसरा है सेप्रोजोइक या मृतोपजीवी कहते हैं इसे, और तीसरा है पैरासाइटिक। होलोजोइक जो पद्धति है भोजन को ग्रहण करने की, अपना पोषण करने की, इसमें जीव तरल या ठोस जो भी भोजन होता है उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, जैसे कि शाकाहारी जीव हो गए, मांसाहारी जीव हो गए और सर्वाहारी जीव हो गए। लेकिन जो सेप्रोजोइक विधि है पोषण की, उसमें क्या होता है, जीव अपने शरीर के बाहर कुछ रसायनों को निकालता है, जिसके द्वारा बाहर भोजन को वो पाचन कर और उससे पचित पोषक पदार्थों को अपने अंदर ले लेता है। इनके नाम से पता चलता है मृतोपजीविक सेप्रोजोइड, मतलब ये सड़े गले या मृत जो चीज़ें होती हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मशरूम, बरसात के दिनों में छाते के आकार के ये मशरूम, कुकुर मुत्ते जिन्हें आप कहते हैं, वो उगकर आ जाते हैं लकड़ी के ऊपर या अचार के ऊपर। आपने देखा होगा फफूंद लग जाती है, उसी प्रकार से ईस्ट जो बैक्टीरिया है वो भी लग जाता है। तीसरे प्रकार का जो पोषण विधि है उसमें क्या होता है, यह है पैरासाइटिक। इसमें क्या होता है, परजीवी दूसरा जीवी जिंदा रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है, और जो उसे हम कहते हैं, जिससे जीव पोषण लेता है उसके शरीर को हम कहते हैं पोषद, होस्ट सेल। और जो पोषण ले रहा है दूसरा जीव, वो क्या है, परजीवी कहलाता है। तो इस तरीके से परजीवी और होस्ट होते हैं, तो ये से इसको मारे बिना ही इससे अपना पोषण करता है। जैसे कि अगर हम पौधे की बात कर ली जाए तो अमरबेल, या इसे अंग्रेजी में कसकुटा कहते हैं, ये अपना पोषण प्राप्त करती है दूसरे पौधों से। उसी प्रकार से जूं हो गई और लीच होती है, आपने देखा होगा, जैसे जोंक कहते हैं, जो चिपक जाती है और खून चूस लेती है। उसी प्रकार से पेट के अंदर फीताकृमि कीड़े पड़ जाते हैं, या एस्केरिस हो गया या प्लाज्मोडियम हो गया, ये सब कैसे हैं, परजीवी होते हैं। तो हम एनसीईआरटी पर नज़र डाल लेते हैं। तो अनुकूलन के अनुसार ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं सभी जीव, जिस प्रकार का इनका वातावरण होता है। कोई अचल भोजन पर निर्भर है, कोई चल भोजन पर निर्भर है। अब हम बात करेंगे जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। तो विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार की पोषण विधियां पाई जाती हैं। तो कुछ तो होते हैं जो भोजन का पाचन कहाँ करते हैं, शरीर के अंदर करते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शरीर के बाहर करते हैं। शरीर के अंदर ज़्यादातर प्राणी करते हुए चूहर के, और शरीर के बाहर करते न्यूरोर के, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है, फफूंद और मृतोपजीवी जीव। इसके बाद पोषण करने का जो तरीका है, अब जो किताब है इसमें दिखाया गया है, इसमें एक कोश की जीवों से शुरुआत की गई है। एक कोश की जीव है, इसमें पहला उदाहरण दिया गया है अमीबा का। अमीबा में पोषण को हम देखते हैं तो अमीबा क्या है, एक यूकैरियोटिक कोशिका है, जो कि जिसकी स्थायी संरचना नहीं होती है। ये अपना आकार हमेशा बदलता रहता है, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, कला है, कोशिका की जो कला है, उससे क्या होता है, एक पैर की जैसी संरचना बनती है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है पाद। लेकिन ये झूठे पैर हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कूटपाद, और अंग्रेजी में इनका नाम रखा गया है सीडोपोडिया। पी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, सीडोपोडिया। अब अमीबा में होता क्या है, जैसे ही ये भोजन के इसके आसपास होता है संपर्क, इसको पता चलता है कि यहाँ भोजन है, तो क्या करता है, अपने ये कूटपादों को
आगे बढ़ाना शुरू कर देता है और चारों तरफ से भोजन के कण को घेर लेता है और घेरने के बाद उसको अपने अंदर डाल लेता है, जिसकी वजह से एक खाद्यदानी बनती है, खाद्य रिक्तिका फूड वैक्यूल, और उसमें उसका पाचन हो जाता है और अपचित पदार्थ को बाहर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार से पोषण अमीबा के अंदर पाया जाता है। जैसे जैसे कर जीव विकसित होते गए उनके अंदर जटिलता भी बढ़ती चली गई। इसी को दूसरे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि जैसे जटिलता बढ़ी, हम इस बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम के अंदर आप यहाँ देखिए, ये पैरामीशियम का चित्र दिखाया गया है। तो इसके अंदर जो पोषण होता है उसके लिए एक निश्चित स्थान दिया गया है, जगह दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। यहीं से ये जो पतले पतले धागेनुमा संरचना है इनको बोलते हैं सीलिया। सीलिया जब गति करते हैं जिसकी वजह से एक जल के अंदर करंट पैदा होता है, जिसकी वजह से भोजन के अणु क्या होते हैं, अंदर की तरफ खींचकर चले आते हैं, और जिस रास्ते से आते हैं उसे बोलते हैं बक्कल, ओवरट्यूब, और जो अंदर की तरफ जो खुला हुआ भाग है इसे बोलते हैं हम सेल माउथ, या इसका मुख्य अंग्रेजी में, और साइटोस्टोम बोलते हैं। साइटोस्टोम के द्वारा जो भोजन अंदर चला आता है और फिर वो फूड वैक्यूल के रूप में आ जाता है। एंजाइमों द्वारा इसको पचा लिया जाता है और अपचित पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि अमीबा किस प्रकार से पाचन करता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे मनुष्य में पोषण की, कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में पोषण की बात की जाए तो मनुष्य में होलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। अब पोषण के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, ये जो पोषण होता है ये 5 भागों में बटा रहता है। इनको 5 पद कहते हैं, पोषण के पद। तो पहला भाग क्या होता है, भोजन को शरीर के अंदर डालना, अंतर्ग्रहण करना। दूसरा भाग क्या है, उस जटिल भोजन को पचाना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, जिससे कि उसको अवशोषित किया जा सके। तीसरा भाग क्या है, जब भोजन सरल रूप में आ जाता है तो उसको अवशोषित कर लिया जाता है। फिर जो अवशोषित भोजन है उसको क्या किया जाता है, कोशिका में पहुंचाकर विलीन कर लिया जाता है जीव द्रव्य के अंदर। इसे हम कहते हैं स्वांगीकरण, और उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बचा हुआ अपचित भोजन को शरीर से त्यागा जाता है, इसे हम कहते हैं वही क्षेपण। तो इतने पद होते हैं मनुष्य में पोषण के। अब हम नज़र डाल लेते हैं कि मानव के पाचन तंत्र पर। मानव का पाचन तंत्र इस तरीके से होता है कि इसके अंदर मानव पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ आती हैं। मानव के पाचन तंत्र में आहार नाल आती है और इससे संबंधित पाचक ग्रंथियाँ आती हैं। मनुष्य की आहार नाल के भाग को 6 भागों में बांटा गया है। आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर की लंबाई में होती है। तो पहला भाग है इसका मुख एवं मुख गुहा, दूसरा भाग है ग्रसनी, तीसरा भाग है ग्रासनाल, चौथा है आमाशय स्टोमक, और पांचवा है छोटी आंत, और छठा है बड़ी आंत। पाचन तंत्र को देखते हैं तो ये जो ऊपर 2 होठों के बीच में जो भाग है उसे कहते हैं हम मुख, और अंदर जो खाली जगह है वो क्या होगी, मुख गुहा। मुख गुहा के ठीक पीछे वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं ग्रसनी। ये जो भाग है ये क्या है, ग्रसनी है। ग्रसनी के बाद एक नाल शुरू होती है जिसे हम कहते हैं ग्रसिका ईसोफेगस या ग्रास नाल। ये ग्रास नाल कहाँ पहुँचती है, आमाशय के अंदर पहुँचती है, आमाशय को जोड़ती है। आमाशय में के बाद ये नाल फिर सक्रिय हो जाती है। आमाशय एक चौड़ा भाग है इस नाल का, फिर ये सक्रिय हो जाती है और फिर ये सी के आकार की संरचना लेते हुए मुड़ती है। इसे अब यहाँ से शुरू हो जाती है छोटी आंत, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है क्षुद्र
आंत, क्षुद्र आंत या छोटी आंत। कुछ किताबों में गृहिणी को अलग कर दिया गया है और क्षुद्र आंत को अलग कर दिया गया है। वैसे अंग्रेजी में तीनों भाग छोटी आंत के अलग अलग दिखाए जाते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद शुरू होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। इसके बाद ये सीकम वाला भाग है, इसे सीकम कहते हैं। यहाँ पर एक अंध नली लटकी रहती है, इसे बोलते हैं कृमिरूपी परिशेषिका। ये कृमिरूपी परिशेषिका, इसे हम अपेंडेक्स कहते हैं। अपेंडेक्स जो है बड़ी आंत का भाग है, सीकम का भाग है। इसके बाद ये ऊपर चलती है और पूरा बड़ी आंत जो खुलती है अंत में वो मलाशय। मलाशय का जो अंतिम जो छोर है उसे हम कहते हैं गुदा। इसके बाद हम इससे जुड़े हुए आहार नाल से जुड़े हुए अंगों की बात कर ली जाए तो मुख्य रूप से जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है ये वाला भाग, ये है आपका यकृत। यकृत से ही एक जुड़ा हुआ छोटा सा अंग है जिसे बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय और यकृत दोनों की एक कॉमन नलिका निकलती है जो कि खुलती है कहाँ, गृहिणी में या फिर ड्यूडेनम में। इसके बाद जो आमाशय है इसी के पास में एक पत्ती के आकार की संरचना लगी रहती है, इसे हम कहते हैं अग्न्याशय। इसकी भी नलिका कहाँ खुलती है, गृहिणी के अंदर ही खुलती है। तो बच्चों यहाँ तक है, अब समझ में आ गया होगा पाचन तंत्र के बारे में। तो क्या समझा आपने? आहार नाल क्या है? आहार नाल एक लंबी नली है जो कि मुख से शुरू होकर गुदा पर ख़त्म होती है, जिसका भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न व्यास पाया जाता है। कहीं पर चौड़ी होती है, कहीं पर ये सकरी होती है। तो इसी से होकर भोजन हमारा जाएगा। अब हम आहार नाल के पहले भाग की बात कर लेते हैं, मुख की। तो मुख में पाए जाते हैं क्या? दांत। तो दांतों के प्रकार इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आगे के ये जो दांत हैं ये किस काम में आते हैं? चीज़ों को काटने या कुतरने के काम में आते हैं। इनका नाम होता है इंसाइजर या कृंतक। इसके बाद इनके पास में ये वाले जो दांत हैं जो नुकीले हैं, इन्हें कीले बोलते हैं, इनका नाम होता है रदनक। और ये कैनाइन होते हैं जो मांस को चीरने और फाड़ने के काम में आते हैं, लेकिन हमारे इतने विकसित नहीं होते हैं। ये जो है मांसाहारी जीवों के अंदर विकसित होते हैं। आपने देखे होंगे शेर, चीता के अंदर बहुत ही लंबे लंबे कीले होते हैं। इसके बाद आते हैं पिछले दो दांत दोनों तरफ, इनको हम कहते हैं प्री मोलर या अग्र चवर्णक। और अंतिम जो पीछे हैं ये हैं चवर्णक। ये जो चवर्णक और अग्र चवर्णक है ये क्या करते हैं? चबाने के काम में आते हैं। दांत की संरचना की बात कर ली जाए तो दांत क्या होता है? सबसे बाहरी सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है इनेमिल। इनेमिल के बाद अंदर का जो सीमेंटिंग लेयर होता है उसे बोलते हैं डेंटिन। डेंटिन के बाद अंदर का जो पल्प बोलते हैं, जो लचीला हिस्सा है जिसके अंदर रक्त नलिकाएं और ऊतक भरे हुए होते हैं, जो कोशिकाएं इस दांत को बनाती हैं और मेंटेनेंस करती हैं। नीचे वाली जो नलिकाएं हैं जहाँ से नसें जाती हैं इसे बोलते हैं हम रूट कैनाल। और ये एक हड्डी के सॉकेट के अंदर फंसा हुआ दांत होता है और साइड से इसमें मसूड़ों के द्वारा ये जकड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर नर्व और रक्त वाहिनियाँ पहुँचती हैं। अब ये जो दांत हैं इनको पढ़ने के लिए एक सूत्र बनाया गया है जिसे हम कहते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र है ये। तो ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें जो दांत हैं, ऊपर का जबड़ा निचले जबड़े को अगर हम दोनों को आधे आधे भाग में बांट दें तो हम इधर का आधा हिस्सा ले लें और ऊपर वाले जबड़े का भी आधा हिस्सा ले लें, तो उसको हम इस रेखा से दिखाते हैं। एक बीच में रेखा खींच दी और ऊपर के आधे और नीचे के आधे दांत।
तो आप देखेंगे इसमें इंसाइजर इस तरफ कितने हैं, 2। ये लकीर यहाँ से बीच में से खींचेंगे तो इंसाइजर कितने आ गए, दोबारा देख लीजिए इसमें इस तरीके से, तो इंसाइजर कितने आ गए, 2। इसके बाद कैनाइन कितना है यहाँ पर, 1। उसके बाद प्रीमोलर 2 और लास्ट में मोलर 3। तो 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। तो इससे क्या हो गया, ऊपर के भी यही सेम रहता है और निचले जबड़े का भी ये सेम रहता है। तो 3 2 5 और 3 8। अगर हम 8 को गुणा कर दें 2 से तो क्या होगा, आधा आधा ऊपर का जबड़ा निकल के आ जाएगा, 16 दांत। और इनको गुणा कर दें 2 से तो कितने आ जाएंगे, 32 दांत पूरे के पूरे हमारे हो जाते हैं इस तरीके से जबड़े के अंदर। इसके बाद बच्चों का जो सूत्र होता है वो होता है 2102। उनके प्री मोलर्स मौजूद नहीं होते हैं, मोलर्स भी केवल 2 ही निकल के आते हैं। बच्चों के अंदर 20 दांत पाए जाते हैं। इसके बाद हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी का, दंत क्षरण। दंत क्षरण क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर पहले से ही बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं खाना फंसा रह जाता है या चिपक जाता है हमारे दांतों से। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इनके ऊपर एक परत बनाए रहते हैं और एक अपनी कॉलोनी बसाना शुरू कर देते हैं। अगर हम इस परत को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, हमारे मुंह के अंदर की जो लार है वो दांत की परत को नहीं छुएगी, और नहीं छुएगी तो क्या होगा, उसकी सफाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो नीचे नीचे अपनी कॉलोनी बनाते रहते हैं और अपने एंजाइम्स को छोड़कर इस दांत को गलाते रहते हैं। और जब ये गलना शुरू हो जाता है इसे हम कह देते हैं यहाँ पर प्लाक। काला काला यहाँ पर कॉलोनी बन जाती है, इसे आप कहते हैं प्लाक। इसको हटाकर डेंटिस्ट से सही करवाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर एक कैविटी बन चुकी होती है। अगर ये कैविटी धीरे धीरे कर डेंटिन को पार कर पल्प तक चली गई तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, बैक्टीरिया को किसी तरीके से शांत नहीं किया सकता है। फिर इन नसों को तोड़कर यहाँ से इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, और दांत जो भंगुर हो जाता है इसकी मेंटेनेंस नहीं पाती है, इसलिए टूट सकता है, इसीलिए इसके ऊपर एक कैप भी चढ़ाना पड़ता है। इसीलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद एक कैप चढ़वाना ज़रूरी होता है। इस तरीके से दांत को बचाया जा सकता है, इसीलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसीलिए आप अपना बचाव करिए, और जब भी आप खाना खाएं सुबह शाम ब्रश करें, जिससे कि बैक्टीरिया को तुरंत ही हटा दिया जाएगा तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब मुख से पाचन शुरू हो चुका है। मुख में हमने भोजन को लिया, भोजन लेने पर क्या होता है, इसको चबाया जाता है दांतों के द्वारा, छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने के बाद इसके अंदर जीभ के द्वारा लार को मिलाया जाता है। हमारी जो जीभ है इसके नीचे और इसके पीछे यहाँ पर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन लार ग्रंथियों के द्वारा लार को इस खाने के अंदर मिलाया जाता है, जिसकी वजह से यह भोजन चिकना हो जाता है। और इसमें जो लार होती है, एनसीईआरटी किताब में इसका नाम लाला रस भी दिया गया है। इस लाला रस के अंदर थायोसाइनेट आयन पाए जाते हैं, और इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, ये टाइलिन पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का। तो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है कौन, टाइलिन। इसका दूसरा नाम है सेलेवरी अमाइलेज। इसको दूसरे नाम से जानते हैं सेलेवरी अमाइलेज। तो कुछ प्रतिशत, लगभग 20 से 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख के अंदर हो जाना होता है। इसके बाद भोजन ग्रासनाल से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। तो ग्रासनाल आमाशय से जहाँ पर जुड़ती है, यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे बोलते हैं कार्डियक अवरोधनी। यह अवरोधनी भोजन को वापस लौटने से रोकती है।
जैसे ही भोजन अंदर आता है इसकी जो तंत्रिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और इसके अंदर जो दीवार है, आमाशय की भित्ति है, उसके अंदर मौजूद ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर रस के अंदर भिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसकी जो ग्रंथियां हैं उसके अंदर जो पहले प्रकार की कोशिकाएं हैं जिन्हें हम बोलते हैं जाइमोजन या चीफ कोशिकाएं, ये एक निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजिन का स्रावण करती हैं। और दूसरा एंजाइम जो स्रावण करती हैं वो है रेनिन। रेनिन जो होता है ये दूध का पाचन करता है। पेप्सिनोजिन एक निष्क्रिय है, जब वो सक्रिय हो जाता है पेप्सिन में तब वो प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो हैं पैराइटल कोशिकाएं या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। इनका कार्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करना। अब बोर्ड में क्वेश्चन आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य पर प्रकाश डालिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या क्या कार्य करता है? तो सबसे पहला कार्य है इसका आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम तैयार करना, जिसकी पीएच लगभग 1.5 से लेकर 3 या 3.5 तक हो जाती है। दूसरा कार्य इसका जो निष्क्रिय पेप्सिनोजिन था इसको सक्रिय पेप्सिन में बदलना। तीसरा कार्य जो HCl करता है वो है कि जो भी कीटाणु या जीवाणु इस भोजन के साथ आ जाते हैं उनको ख़त्म कर देता है। अगला कार्य ये क्या करता है, भोजन को आमाशय के अंदर सड़ने से बचाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे जो आमाशय है उसके अंदर कार्य करता है। जब इसकी अम्लता बढ़ जाती है तो एसिडिटी हो जाती है। इसके बाद भोजन आमाशय से पचने के बाद पहुंचता है छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां पर ये सी के आकार में घूमती है। इसे बोलते हैं ग्रहेणी या अंग्रेजी में कहते हैं इसको ड्यूडेनम। तो छोटी आंत का पहला भाग है उसे हम ग्रहेणी कहते हैं और ये सी के आकार का अंग है। इसके अलावा एक बोर्ड में ये दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि सी के आकार की पाचन तंत्र में क्या होता है, तो ग्रहेणी होती है। और जे के आकार का क्या होता है, वो जे के आकार का होता है बच्चों हमारा आमाशय। आमाशय के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो जे पर उत्तर जाएगा और अगर ग्रहेणी पर जाता है तो सी पर उत्तर जाएगा। ग्रहेणी के बाद वो क्षुद्र आंत छोटी आंत में आगे पहुंचती है और ये पूरी छोटी आंत जो है फिर आकर जाकर मिल जाती है कहाँ पर, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जहाँ पर मिलती है उस भाग को हम कहते हैं सीकम। और जो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक अवरोधनी होती है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। आमाशय से ग्रहेणी में जब जाती है आहार नली तो वहाँ पर भी एक अवरोधनी लगी रहती है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक अवरोधनी। बच्चों इस चित्र में स्पष्ट रूप से भाग दिखाए गए हैं। देखिए आमाशय के पास ये ग्रहेणी में जो है स्राव आकर मिलते हैं अलग अलग अंगों से। जैसे ऊपर का भाग है ये क्या है, यकृत है। तो यकृत का स्राव आता है यहाँ पर और ये पत्ती के आकार की संरचना है, इसको बोलते हैं हम अग्न्याशय। इसका भी स्राव ग्रहेणी में पहुँचता है। तो ये छोटी आंत है, छोटी आंत के यहाँ पर भाग दिखाए गए हैं ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये जहाँ पर इलियम और सीकम, ये सीकम बड़ी आंत का भाग और इलियम और सीकम जहाँ पर मिलते हैं ये जो भाग है इलियोसिकल वॉल्व, इसके पास एक अंध नली लटकी रहती है सीकम वाले भाग में जिसको बोलते हैं बर्मी फॉर्म अपेंडेक्स या कृमि रूपी परिशेषिका, जो कि अब अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती है।
इस तरीके से भोजन छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से फिर वो मलाशय में जाएगा और मलाशय के बाद गुदा द्वारा उसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इसमें जो मिलने वाले भिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं उनकी बात कर ली जाए यहाँ पर, तो जो ग्रहिणी वाला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें आकर ये स्राव मिलते हैं। तो जो लीवर है या यकृत है, ये किस चीज़ का स्राव करता है? ये करता है पित्त रस का। पित्त रस का स्राव करता है। ये पित्त रस जो होता है बनता है यकृत के अंदर, लेकिन ये इसका भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर इसका भंडारण होता है। तो पित्त रस जब आवश्यकता पड़ती है तो पित्ताशय से भी ग्रहिणी के अंदर पहुंचता है। इसके बाद जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस ग्रहिणी के अंदर पहुंचता है। तो बच्चों, यकृत के अंदर जो पित्त रस है इसका क्या कार्य होता है? इसका मुख्य कार्य होता है वसा का पाचन। वसा जिसे फैट कहते हैं, चर्बी कहते हैं, तेली पदार्थों से मिलती है, घी हो गया, ये इसका पाचन होना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसके अणु जटिल होते हैं। उनको बड़े अणुओं को छोटी छोटी गुलिकाओं में तोड़ने का कार्य कौन करता है? ये ही पित्त रस या बाइल जूस करता है। जैसे कि साबुन के द्वारा ग्रीस के कणों को तोड़ दिया जाता है जिससे कि कपड़ा साफ हो सके, उसी प्रकार से यहाँ भी वही प्रक्रिया होती है। माइसिलीज बनती है, माइसिलीज के द्वारा इसको तोड़ दिया जाता है। दूसरा कार्य क्या है इसका? एक तो हो गया वसा का पाचन, और दूसरा ये है यहाँ पर आंत के अंदर क्षारीय माध्यम तैयार करना। आमाशय के अंदर कैसा माध्यम था? अब तक एसिडिक था, अब जो है कैसा हो गया? बेसिक माध्यम हो गया है, क्षारीय माध्यम हो गया है। इसके बाद दोनों के स्राव मिलते हैं। तो देखिए पैनक्रियास के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। पैनक्रियाटिक लाइपेज, इसे स्टीएप्सिन भी बोलते हैं, ये क्या करता है? लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा का पाचन करता है। यहाँ वसा लिवर पित्तरस के द्वारा उसको तोड़ा जा रहा है छोटे छोटे अणुओं में, यहाँ पर इसका पाचन किया जा रहा है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो शर्करा है उसका आगे डाइसैकेराइड से आगे बढ़कर मोनोसैकेराइड में तोड़ा जाता है। न्यूक्लियस डीएनए आरएनए का पाचन करते हैं। बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। अब इसके अलावा जो हमारी छोटी आंत है उसके अंदर भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से? इरिप्सिन हो गया, पेप्टिडेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, इंटेस्टाइनल लाइपेज हो गया। तो ये इरिप्सिन, पेप्टिडेज और प्रोटीएज ये क्या हैं? शर्करा को पचाने वाले हैं एंजाइम्स। इंटेस्टाइनल लाइपेज ये वसा का पाचन करेगा, और सुक्रेज, माल्टेज ये क्या करते हैं? जो डाइसैकेराइड्स हैं, जो शर्कराएँ हैं डाइसैकेराइड, उनको मोनोसैकेराइड में फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देते हैं। इस तरीके से पूरे भोजन का पाचन हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार से हो जाता है। पाचन होने के बाद बच्चों अब इसका अब कौन सा चरण आएगा? पाचन होने के बाद अब चरण आता है इसका अवशोषण, कि भोजन का अब क्या होगा? अवशोषण होगा। तो भोजन के अवशोषण के लिए हमारी जो आंत है, इसकी जो भित्ति है, इसके अंदर क्या होता है? उंगली के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं दीर्घद्रोम, या इन्हें हम कहते हैं विलाई अंग्रेजी में। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये जो चित्र दिखाया गया है, एक भोजन का अवशोषण के लिए रसांकुर बोलते हैं, दीर्घद्रोम बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ये विलाई का चित्र है। इस तरीके से ये उंगली का प्रवर्ध जैसा निकला रहता है सतह पर। तो इसकी जो परत है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद रहती हैं? विलाई की जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? पचित भोजन का अवशोषण कर लेती हैं। वो पदार्थ कहाँ जाते हैं? वो सब के सब हमारे रुधिर या ब्लड के अंदर चले जाते हैं। लिम्फ जो होती है, एक लिम्फ डक्ट भी पाई जाती है इसके अंदर। लिम्फ वाहिनी होती है, इसके अंदर वसा पहुंचती है।
तो वसा का अवशोषण किस में होगा? लिम्फ के अंदर होगा। बाकी इसके अंदर धमनी और शिराएं पाई जाती हैं। धमनियाँ और ये शिराएं हैं। इस तरीके से भोजन हमारे रुधिर के अंदर पहुंच जाता है और रुधिर के द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। बच्चों, भोजन पचता हुआ छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में यहाँ पर इससे जल का अवशोषण कर लिया जाता है। पचित भोजन विभिन्न अंगों तक रुधिर द्वारा पहुंचा दिया जाता है और वहाँ कोशिकाओं में पहुंचकर ये जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। इसके बाद जो अपचित भोजन है उसको गुदा द्वार द्वारा त्याग दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं वही क्षेपण। गुदा द्वार में भी एक अवरोधनी लगी हुई रहती है। तो बच्चों, इस पाचन तंत्र में आपने जाना कि अवरोधनियाँ एक होती है सबसे ऊपर आमाशय के पास, जिसे हमने क्या नाम बताया था? कार्डिक अवरोधनी। आमाशय के दूसरे छोर पर क्या थी? पाइलोरिक अवरोधनी। फिर एक इलियोसिकल वॉल्व, बड़ी और छोटी आंत जहाँ मिलती है, और उसके बाद गुदा द्वार है, वहाँ पर एक अवरोधनी लगी हुई रहती है। तो बच्चों, यह था पाचन तंत्र के बारे में। जो भोजन पचता हुआ चलता है तो मुख से जब लार मिला दी जाती है उसे हम नाम देते हैं बोलस, और जब वो पतला होकर छोटी आंत में पहुंच जाता है इसे हम कहते हैं कायम।